तो हेलो भाई, कैसे हो आप? तो आज का जो चैप्टर है 71th बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे बेसिस पे है, ठीक है? और फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी बीपीएससी के सारे जो सिलेबस है सब कवर करने जा रहे हैं। और आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग जानते हैं घटना चक्र आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 2024 का जो नया बुक आया, ठीक है? 2024 का जो नया बुक है उसके बारे में आज बात करेंगे। कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है? अभी जो मेरा टारगेट है डेली क्लास चलेगा, लाइव रहेगा, डेली रहेगा, डिस्कशन भी होगा, पीडीएफ भी रहेगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आज ये पहला क्लास है मेरा। और आज का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें पाषाण काल पढ़ेंगे, सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे और सैंधव सभ्यता और संस्कृति और वैदिक काल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? और कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है आप लोग को, मतलब कि जो 6 मंथ में, ठीक है, सारे जितने भी बीपीएससी का सिलेबस है सारे कवर करना, पूरा फुल बीपीएससी का सिलेबस। और जो यूपी पीसीएस का जो तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस का जो तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सिर्फ घटना चक्र ही नहीं पढ़ाएंगे, घटना चक्र में जो जितना डीप क्वेश्चन गया उस सारे के सारे पूरे बुक का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है? आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम प्राचीन काल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बस थोड़ा सा एरर हो गया 1 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इससे हम पाषाण काल जो है पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिटेल वे में जानेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है। सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम डीप वे में पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोग को भी डीप वे में बताएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस कारण से, आई एम सो सॉरी, ठीक है? सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है? हिस्ट्री में हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होता है, तो हिस्ट्री होता है कि जो वैसा ग्रंथ जो निश्चित तौर पर घटनाओं को बताता है। इसमें हिस्ट्री में हम घटना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? जो निश्चित तौर पर घटना हुआ है ओल्ड में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया से आया है। हिस्ट्री कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे आया है। तो हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है कि जो हम छानबीन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है? छानबीन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम हिस्टोरिया बोलते हैं। जो छानबीन करके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हिस्टोरिया बोलते हैं। अब हिस्ट्री जब आया है, तो हिस्ट्री जब आया है तो हेरोडोटस के बारे में बात चर्चा भी करना पड़ेगा। तो हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस को हम बोलते हैं, इनका एक बुक है, बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक है, ठीक है? तो हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हिस्टोरिका। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए सोर्सेस भी हम जानेंगे। सोर्सेस क्या है? जो निश्चित तौर पर हुआ होगा वही तो सोर्सेस होगा। जैसे में सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आता है, आर्कियोलॉजिकल हो गया सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। जिसमें आर्कियोलॉजिकल स्रोत में आता है जैसे फोसिल्स आता है, अवशेष वगैरह आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, अभिलेख आते हैं, मॉन्यूमेंट्स स्मारक वगैरह आते हैं, क्वाइंस, स्टैचूज, मूर्तियां जो भी आते हैं। उसके बाद हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेस साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे रिलीजन्स के बारे में, जैसे रामायण महाभारत, ठीक है? इसमें हम रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, रामायण के बारे में, ठीक है? महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, अभी तो बस डिटेल में बात कर रहे हैं। उसके बाद फॉरेनर जो ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है? जो फॉरेन्स आए थे, ठीक है? फॉरेनर ट्रैवलर्स, जो फॉरेन जो ट्रैवल्स थे, विदेशी यात्री का जो विवरण, जैसे कि हम गुप्त काल में जो हम गुप्ता पीरियड में हम पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि इसके समय जो फाहियान भारत आया था, तो ये फाहियान कौन था? फॉरेन ट्रैवलर्स जो 15 साल तक भारत में रहा था। उसके बाद हम पुष्यभीति जो वंश था उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो जितने भी ट्रैवलर्स आए थे
कुछ जैसे हेनसांग भारत आया था, 16 साल तक रहा, नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत शिक्षा प्राप्त किया था हेनसांग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है। लिटरेरी सोर्स और सब डिटेल वे में पढ़ेंगे, अभी तो बस हम बता रहे हैं। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री जो हमारा है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को, एक मिनट, इंडियन जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है 3 टाइप्स में बांटा गया है, कितना, जो इंडियन हिस्ट्री है इसको हम 3 पार्ट में बांटे हैं, ठीक है। एक हम एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री है। तो हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री के बारे में तो जानेंगे। जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हो गया, एक हो गया मेडिवल, एक हो गया मॉडर्न, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट के बारे में। तो एंशियंट के बारे में जो बताता है, ये अननोन से लेके, इसका पीरियड के बारे में नहीं पता, अननोन से लेके हम 712 एडी तक पढ़ेंगे। कितना तक पढ़ेंगे, अननोन से लेके 712। मेडिवल के बारे में हम पढ़ते हैं 712 से 1707। एंशियंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो मॉडर्न है वो 1707 से 1947 तक है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसको भी हम 3 प्रकार में बांटते हैं। जो एंशियंट हिस्ट्री है इसको भी हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको 3 टाइप में बांटते हैं। और सबका अलग अलग पीरियड है, जिसमें हम, जैसे प्री हिस्टोरिक के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। अभी उतना डीप में नहीं, अभी जो टॉपिक लाए उसके बारे में बात करें। इसको भी 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। एक हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, फिर प्री हिस्टोरिक। तो हम अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो के टाइटल में आप देख लेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 टॉपिक आज हम लेंगे। तो हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा डीप में जाए तो ज़्यादा डीप में भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक बार बीपीएससी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, बस इंटरव्यू तक नहीं हो पा रहा। तो कोई नहीं, इस बार आप लोग को भी साथ में 71 बीपीएससी निकलवाना है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में तो अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉपिक जो लेके आए हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे, ये बाद में कर लेंगे। तो अभी हम एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में सिर्फ आज बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, एंशियंट हिस्ट्री आज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा चल जाएगा, पूरा बहुत लंबा है ना। तो आज सिर्फ हम एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे। अब हम एंशियंट हिस्ट्री में हम जो आज हम घटना चक्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम घटना चक्र से ऊपर तक पढ़ने हैं, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री क्या होता है, प्राचीन भारत, जिसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो हम कहीं कहीं कोई कोई बुक में 600 बीसी से लेके 712 एडी तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 16 महान, इसी में हम 16 महान जो जनपद थे, 16 महा जो जनपद है उसके बारे में देखते हैं। और हम सोर्सेस इसका देखते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, अंगुत्तर निकाय जिसको हम बोलते हैं, और ज्वाइंट टेक्स्ट में जो सो भगवती जो सूत्र होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसी का हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो घटना चक्र का है वही पढ़ते हैं, ठीक है। घटना चक्र भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय इतिहास में है आज हम देखने जा रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पूरा हम डीप में पढ़ाने जा रहे हैं, ये नहीं कि टॉपिक कहीं कहीं छोड़ देंगे या फिर कुछ। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे, पाषाण काल क्या है क्या नहीं, ठीक है। बस आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे किसी भी चैप्टर में। ये जो मेरा चैनल का लोगो है, एक मिनट यहाँ पे आप देख लीजिए, चैनल का मेरा लोगो जो है, ये देखिए मेरा चैनल का लोगो है।
टेलीग्राम चैनल भी लिखा हुआ है, ज्वाइन टेलीग्राम क्रैकर कंपटीशन, पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को, पीडीएफ अगर चाहिए तब, तो सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम आज का टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है। और इसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास में है, आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो टॉपिक है पाषाण काल। कौन सा काल है? पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में ही आज हमको पढ़ना है, पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब नोट्स देखते हैं। देखिए पाषाण काल क्या है? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, अभी हम बताए थे ना, जिस काल में कोई लिखित सोर्सेस नहीं है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि जिसमें हमको कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला है। देखिए आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें लिपि का तो साक्ष्य है, किंतु उनके जो अपठनीय है, अपठनीय कहने का मतलब कि जो हम उसको हम पढ़ नहीं पाए, कंक्लूजन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, वैसा है आधे ऐतिहासिक काल में है, ठीक है, क्योंकि हम पहुंच नहीं पाए हैं। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है, जो जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है, जिसमें हम लिखित सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिखित सोर्सेस हम लोग को मिला है, उसको हम ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। अब देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता, जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता एवं आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आहार है, जोरबे है आदि आती हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, जिसमें आते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के जो ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, छठी शताब्दी में अभी बताया था ना, 600 बीसी से लेके स्टार्ट हुआ था। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब कब हुआ था? 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। उस टाइम पाषाण जो निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति की 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया था। अभी हम बताए थे ना, 3 चरणों में विभाजित किया गया था पाषाण कालीन सभ्यता को, जिसमें है कि सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। 3 पाषाण कालों में बांटा गया था, क्योंकि जो निर्मित उपकरण थे हमारे पास बहुत संख्या में थे, तो इस कारण से जो संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्य संस्कृति था उसको 3 चरणों में डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने से हमारा ही पढ़ने में आसान हो गया। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर जो पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया, 3 कालों में डिवाइड कर दिया। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से है सबसे पहले पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। कौन सा पहला? क्या पढ़ना है? पूर्व पूरा पाषाण काल। इसमें हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? क्रोड उपकरण। क्रोड उपकरण कैसा उपकरण होता है? जिसमें हस्त ठुकार है, ठीक है, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी आते हैं। हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी आते हैं। दूसरा नंबर पे है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण आते हैं, फलक उपकरण। तीसरा में है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। दक्षिणी एवं खुरचनी बीपीएससी मेंस में मतलब क्वेश्चंस यही आए थे। प्री ये तो क्वेश्चन बीपीएससी यूपी पीसीएस में भी आते रहते हैं। जो यूपी पीसीएस में पिछला बार क्वेश्चन आया था उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। उच्च पूरा पाषाण काल कौन सा उपकरण आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिछनी एवं खुरचनी उपकरण आते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जो है पंजाब की सोहन नदी घाटी, पंजाब की जो सोहन नदी घाटी से चपार चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पंजाब में। पंजाब में सोहन नदी घाटी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पंजाब की। तो वहां से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई में के समीप बदमदुरै तथा अत्तिरंपक्कम में हैंड एक्स
संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए? क्वेश्चन आएगा कि जो हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से मिला है। ठीक है, बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से मिला है उपकरण। उसके बाद देखते हैं इस संस्कृति के अन्य उपकरण जैसे कि क्लीवर, स्क्रेपर आदि भी हैं। इस संस्कृति के अन्य कौन कौन सा उपकरण है? क्लीवर है, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट नहीं, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट सबसे पहला जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। कहाँ के थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश थे, भूवैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। उसके बाद 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के जो पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। पहला हैंड एक्स प्राप्त किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब किया था? 1863 ईस्वी में। कहाँ से किया गया था? तो तमिलनाडु के चेन्नई से। उनके मित्र थे एक विलियम किंग। विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले हैं। पूर्व पाषाण काल के उपकरण कहाँ से खोज निकाले थे? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम याद रखना है। विलियम किंग नाम था उनका। क्या नाम था? विलियम किंग ने। जो वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। सोहन घाटी ने सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। किसने? तो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में। कौन किया था? तो एल कैम्ब्रिज ने बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन के में अनुसंधान किया गया है। ठीक है, तो बेलन घाटी में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया है। किसके? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में बेलन घाटी में। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यह 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ कितने पे? 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ पे 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। कहाँ पे? तो बेलन घाटी में। बेलन घाटी में कितने टोटल प्राप्त हुए पुरा स्थल पूर्व पुरापाषाण काल के? तो 44 याद रखना, क्वेश्चन आएंगे यूपीपीसीएस में तो आते रहते हैं सब। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है। किसकी मिली है? मातृदेवी की एक प्रतिमा, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलकों की जो अधिकता के कारण जो मध्य पुरापाषाण काल को एक मिनट फलक संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, फलक संस्कृति या फिर फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता है। कौन सा पत्थर से किया जाता है निर्माण? क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता है। पूरा पाषाण कालीन जो मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। पूरा पाषाण कालीन में जो मानव की जो जीवन था कैसा था? पूर्णतया जो था प्राकृतिक था, प्राकृतिक नेचुरल था, मतलब 100% नेचुरल था। वो जो प्रधानता शिकार पर निर्भर रहते थे। क्वेश्चन आएगा कि जो पूरा पाषाण कालीन जो मानव थे किस पर निर्भर रहते थे? तो शिकार पर निर्भर रहते थे, शिकार पर। उनका भोजन प्राय अथवा कंदमूल था, पारा एवं कंदमूल था। ठीक है, उनका भोजन कैसा क्या था? मांस और कंदमूल था। वो हमेशा मांस खाते थे। भोजन क्या था? मांस और कंदमूल था। वो मांस ही खाएंगे और कंदमूल खाएंगे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उस टाइम अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। अग्नि का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है,
तो उस टाइम तो अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, इस कारण से वो कच्चा मांस खाते थे। इस युग का जो मानव मुख्यतः शिकारी था। मानव कैसा था? शिकारी था। इस काल के दौरान मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में जो मानव को पशुपालन तथा कृषि का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है। भारत में जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइल, जो आर्कीबाल्ड थे कैंपबेल क्लाइल, इन्होंने सर्वप्रथम 1867 ईस्वी मध्य पाषाण काल के विषय के बारे में जानकारी दिया था। ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकालते। इन्होंने कहाँ से शैल चित्र खोज निकाले थे? विंध्य क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र से इन्होंने शैल चित्र, जिसको हम रॉक पेंटिंग बोलते हैं, रॉक पेंटिंग निकाल पा थे। ठीक है। रॉक पेंटिंग। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार। सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। जो मध्य पाषाण काल के जो विशिष्ट औजार होते थे, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। मतलब सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के जो छोटे छोटे औजार होते हैं वैसा है। भारत में मानव अस्थि जो पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। जो भारत में मानव अस्थि पंजर था सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये बीपीएससी में भी पूछा गया है या यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, तो इसको याद रखना है कि जो भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। मानव जो अस्थि पंजर है मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। गुजरात स्थित जो लंघनाज है, गुजरात में स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। गुजरात में स्थित है जो लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त जो पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। तो यहाँ गुजरात के जो लंघनाज है, वहाँ एक समझिए कि वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल। वहाँ से ही जो पाषाणों करने जो थे वहाँ के अतिरिक्त उसके अलावा जो मिले हैं, वहाँ के पशु की हड्डियां भी मिली थी, कब्रिस्तान मिले थे, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल। ये तो पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था। जो 14 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है गुजरात के लंघनाज से मिले हैं। ठीक है। 14 मानव कंकाल, ये सबसे देखिए। उसके बाद यूपीपीसीएस में भी आया है, बीपीएससी में भी आया। मध्य पाषाण कालीन जो महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन जो महदहा है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महदहा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मध्य पाषाण कालीन है महदहा। ठीक है। यहाँ से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। क्वेश्चन आएगा प्रतापगढ़ से क्या प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ से हड्डी एवं निर्मित सिंह निर्मित जो उपकरण है वो प्राप्त हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी क्वेश्चंस में आ चुके हैं कि जो प्रतापगढ़ से, याद रखना है, जो प्रतापगढ़ से दो चीज याद मिला है। ठीक है। प्रतापगढ़ के महदहा से, ठीक है, यूपी में पड़ता है प्रतापगढ़। यहाँ से याद रखना आपको, एकदम इसको याद रखना है एकदम। क्या निकला है? तो हड्डी। प्रतापगढ़ को हड्डी से याद रखेंगे, प्रतापगढ़ को हड्डी से याद रखेंगे, और हड्डी के साथ साथ सिंह निर्मित उपकरण, सिंह निर्मित उपकरण। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़ में हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। बस 1 मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण चार्ज में लगाना पड़ेगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बस 1 मिनट का। हो गया चार्ज में लग गया। तो ये वीडियो बहुत लंबा है, तो आप लोग बस बने रहिए। ये वीडियो कम से कम तो कोई पता नहीं कितना घंटा जाने वाला है, तो बने रहिए लाइन पे ही, वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अब यहाँ से देखते हैं कि जो जी थे, जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जी आर शर्मा, याद रखना है, जी आर शर्मा ने जो महदहा है, महदहा यूपी में पड़ता है, 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। जो झील क्षेत्र, देखिए जो कैसा है, जो झील क्षेत्र, बुच्चर खाना,
संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। जो वहां पे 3 क्षेत्र महदाह में मिला था उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया। पहला झील क्षेत्र रख दिया, उसके बाद बूचड़खाना या संकुल क्षेत्र उसी को बोलते हैं, एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। जो बूचर खाना थे, बूचर खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। जो बूचर खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी था, सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर मिले थे। बूचर खाना देखिए, प्रतापगढ़ में 3 क्षेत्र को बांटा गया था जो महदाह था। क्यों तीन क्षेत्र में बांटने का रीजन क्या था? क्वेश्चन इस यहाँ से उठते हैं। जो प्रतापगढ़ में महदाह था उसको 3 क्षेत्र में क्यों बांटा गया? सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन यहाँ था कि वहां पे सामान बहुत ज्यादा मिल रहे थे, तो इस कारण से उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया। जो पहला था झील क्षेत्र था, एरिया एरिया का फैलाव से बांटा गया था। एरिया वहां पे थोड़ा सा ज्यादा था, सामान ज्यादा मिल रहे थे, तो 3 क्षेत्र में बांटा गया। झील क्षेत्र था, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। अब यहाँ से देखते हैं कि जो डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक, जो डॉक्टर थे जय नारायण पांडे के द्वारा जो लिखित पुस्तक था वो क्या था? पुरातात्व विमर्श। पुरातात्व विमर्श। क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठने का सवाल है, क्योंकि डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? पुरातत्व विमर्श ये लिखा गया था। में महदहा, सराय नहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो इस बुक में क्या चीज उल्लेख है? जो विमर्श ने में महदहा, सराय नहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवदान ज्ञात प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए हैं? दमदमा में जो किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए। क्वेश्चन आएंगे कि जो दमदमा में जब उत्खनन के दौरान कितने मानव शवदान ज्ञात हुए हैं? तो 41। कितना? 41। बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। जो इन समाधानों में से 5 जो समाधान युग्म थे, 5 में समाधान युग्म समाधान है, ठीक है, 5 जो समाधान है युग्म समाधान है। कहने का मतलब कि जो जोरा में जो समाधान था वो जोरा वाला था। 5 समाधान ऐसे थे जो जोरे में थे। जोरे में कहने का मतलब क्या हुआ? कि एक साथ थे। कहने का मतलब कि जो 5 गो समाधान वहां से मिले थे जोरे में थे। क्या कैसे थे? जोरे में थे। अब आगे देखते हैं। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। और एक समाधान में क्या हुआ था कि 3 मानव कंकाल, एक में देखिए 5 समाधान युग्म में था, मतलब जोरे में था, और 3 जो मानव कंकाल एक साथ, 3 मानव कंकाल कितने सब एक साथ दफनाए गए थे? कितने? 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। याद रखना। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि, और बोल रहा है कि शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। जो शेष समाधान था उसमें एक एक कंकाल मिले थे। इस प्रकार हम कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने मानव जो कंकाल प्राप्त हुए? 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से ऐसी समाधि अस्थि मिली है जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए थे। सराय नहर से सराय नहर हो गया, सराय से याद रखना 4, सराय से याद क्या रखना? 4। तो 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए थे, सराय से याद रखना। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। यहाँ की जो कब्रें यानी समाधियां थी आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। कब्रें कैसा था? छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्रों के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पसानिक लघु पसान उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। अब देखिए 3 क्षेत्र हम बोले थे ना, सराय नहर हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया, एक और उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया था ना। तो हाँ, तो तीसरा जो क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पसानिक लघु पसान उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है। कितने? सुरक्षित हालात में, तथा अधिकांश जो छत विछत अवस्था में, मतलब कि इतर बितर हो गए बाकी सब। अब बाकी जो कुछ थे सुरक्षित
रखा गया हालात में भी थे। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जो जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में जो मिले हैं 27 मानव कंकालों की जो अस्थियां मिली है, यहाँ देखिए, अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। कितने बोल रहे हैं? तो अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के अनुसार जो बोला गया है कि जो लेखिया में 27 मानव कंकाल अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ, याद रखना। देखिए, मध्य पाषाण काल में याद रखना है पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ मिला। अब देखिए, जो पशुपालन के साक्ष्य भारत के कहां से मिले? आदमगढ़। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। बगोर पशुपालन का साक्ष्य दो जगह से मिला, आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, दूसरा बगोर है पशुपालन जो भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। भीलवाड़ा राजस्थान। जो मध्य पाषाण काल के जो मानव जो थे शिकार करके मछली पकड़ते थे, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल में तभी बताए थे पशुपालन हुआ था। और जब पशुपालन उनको करने आ गया तो पशुपालन जब करे लेंगे तो उनको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा मिल जाएगा। अब जब नॉलेज उनके पास ज्यादा हो जाएगा तो नॉलेज होने के कारण क्या होगा आप ही बताइए? उनका थोड़ा सा दिमाग बुद्धि बढ़ेगा। बुद्धि बढ़ने के कारण क्या होगा कि थोड़ा सा विकास करेंगे। तो विकास तो करना स्टार्ट यहीं से हो जाता है जब पशुपालन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जब पशुपालन मध्य पाषाण काल में आ गया तो थोड़ा सा उनका नॉलेज बढ़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या हुआ कि उसके पास मध्य पाषाण काल के जो मानव थे शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? मध्य जो पाषाण काल के मानव थे शिकार करके मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले में स्थित है भीम बेटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भीम बेटिका का जो प्रागैतिहासिक शैल है उसमें चित्रकला में एक श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए। कितना? 700 से अधिक। 500 में चित्रकारी प्राप्त हुए। 700 से जो अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए उसमें से बोला गया है कि 500 में चित्रकारी प्राप्त हुए। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया। जो 243 है उसको क्रमांक प्रदान किया। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है। तो इसको याद रखना, जो भीमबेटका शैल चित्र है विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम खदानों का जो उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। खदानों का जो उत्पादन है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। खदानों का याद रखना, सर्वप्रथम जो खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं के कृषि भी प्राप्त हुआ है। जब खदान का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ तो इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई होगी, मतलब हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जो संत कबीर नगर जिले में जो स्थित है लहुरा देव में ही प्रथम कृषि के साक्ष्य मिले। लहुरा देव, याद रखना, लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, गेहूं के साक्ष्य, दो चीजें यहाँ पे इसमें याद रखना जो क्वेश्चन से यहाँ से उठ सकते हैं। पहला है कि
पहला है कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद बोला गया है कि जो नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़। देखो, अगर बोलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पड़ता, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन तो बहुत भी, ये तो आईएएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, और बीपीएससी, ये हर जगह क्वेश्चन, सीजीएल सब जगह पूछा गया क्वेश्चन कि पहला जो कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम जो चावल यानी कि हम धान बोलते हैं के साक्ष्य वाला स्थल है कोल्डी हवा, प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कि क्या मिला है? चावल के भूसी जो होते हैं ना, उसका साक्ष्य मिला। अब आपको दो चीज आपको याद रखना है। कितने चीज? दो चीज। एक मिनट, लाइट पहुंच जाता है। दो चीज आपको क्या याद रखना? दो चीज आपको याद रखना। सबसे पहले गेहूं का तो पता चल गया, अथी 7000 ईस्वी के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जबकि प्राचीनतम जो चावल धान के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और आए भी हैं। कोल्डी हवा याद रखना है। कोल्डी हवा कहाँ पे है? प्रयागराज जिले के में पड़ता है, बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है, ठीक। और बोला जा रहा है कि 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना क्या जाता है कि जो चीन के यांगत्जी नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो चीन के यांगत्जी नदी के घाटी के क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया होगा, तभी तो साक्ष्य मिले। अब मक्का के बारे में बात करते हैं। हम गेहूं के बारे में जान लिए, चावल धान के बारे में जान गए, अब थोड़ा सा मक्का के बारे में जान लेते हैं। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। मक्का का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मैक्सिको में पाया गया। चावल कहाँ? मैक्सिको। मक्का, सॉरी, मक्का कहाँ पाया गया? देखिए, माँ से मक्का होता है कि नहीं? माँ से मक्का, माँ से मैक्सिको। याद रख लेना, मक्का मैक्सिको में माँ आता है। तो मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में मिला होगा। याद रखना है, याद करने का तरीका है, इसी तरीका से याद होगा। अब हम देखेंगे मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है, मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल। पहली बार हिस्ट्री में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल यहाँ से कहाँ से मिला है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? यहीं से मिलता। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपसानिक स्थल है। याद रखना है, जो गुफ कराल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में स्थित नवपसानिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, ठीक है। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। यहाँ का लोग क्या करते थे? कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरंद बिहार के सारण जिले में स्थित है। अब देखिए, चिरंद कहाँ स्थित है? सारण जिला में स्थित है, बिहार के सारण जिला में। यहाँ से भी नवपसानिक अवशेष प्राप्त हुए। चिरंद बिहार याद रखना।
यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के क्या मिले हैं कि अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित होते हैं। हिरण के सींगों से। अब देखिए, चिरंद जो बिहार के सारण जिला में स्थित है, नवपसानिक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से क्या मिला है कि जो हड्डी के अनेक उपकरण के साथ साथ हिरण के सींगों से निर्मित है। जो उपकरण जो भी मिले हैं हिरण के सींगों से निर्मित है। अब देखिए, नवपसान युगीन जो दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद बृहद पसान स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, नवपसान युगीन जो दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पसान स्मारकों की पहचान की गई है। नवपसान काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुलु नामक स्थान से प्राप्त हुए। नवपसान काल से संबंधित जो राख के टीले, ठीक है, राख का टीला कर्नाटक में, देखिए राख का जो टीला है कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकलु नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राख का टीला, अगर पहली बार अगर क्वेश्चन ये तो आया है बीपीएससी में क्वेश्चन, बट इस बार भी इस बार बीपीएससी और यूपीएससी में चांस है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिए, कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में, कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुलु नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, पिकली हल अतनूर आदि स्थलों में से राख के टीले मिले हैं। पिकली हल अतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपसान युगीन पशुपालकों समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। जो यहाँ पे जो राख मिले हैं, नवपसान युगीन पशुपालक जो थे समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। ठीक है, आग का उपयोग नवपसान काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग का जो उपयोग है नवपसान काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग का जो उपयोग है नवपसान काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तांबे का प्रयोग सबसे पहले किसमें हुआ? धातुओं में। धातुओं में तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। अब देखिए, याद रखना, धातुओं में सबसे पहले तांबा मिला है। तांबा कहाँ से मिला? अच्छा, तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतरी जगह याद रखना, उसको छोड़ो, खेतरी वो याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा होगा। इसी कारण से ताम्र पसानिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा गया है। कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा गया, क्योंकि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे का उपकरण साथ साथ प्रयोग हो रहा था। कहने का मतलब है कि इसी कारण से इसे ताम्रपसानिक संस्कृति भी कहते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपसानिक का अर्थ क्या होता है? पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग का अवस्था। ताम्रपसानिक का मतलब क्या होता है कि जो पत्थर और जो तांबे का संयुक्त उपयोग। भारत में ताम्रपसान युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई थी। ठीक है, जो भारत में ताम्र युगीन बस्तियां कहाँ कहाँ पाया गया? 3 जगह पाया गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाया गया। ठीक है, 3 जगह पाया गया। अब देखते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहार है, बालाथल है, बगौर, उजियाना एवं गिलुंद। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनास घाटी में। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास घाटी में होने के कारण। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबी वाली जगह, तांबा वाला जगह। आहार का जो प्राचीन नाम है ताम्रवती अर्थात तांबा वाला जगह। गिलुंद,
गिलुंद, बालाथल, उजियाना में घरों को चहारदीवारी से घेरा गया है। गिलुंद में, बालाथल में और उजियाना में घरों को कहाँ किससे घेरा गया? घरों को घेरा गया किससे? चहारदीवारी से घेरा गया। किससे? चहारदीवारी से। आहार जो है, आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। पक्की ईंटें। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंद में क्या मिला है? तांबे के टुकड़े। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे 2100 से लेके 1500 ईसा पूर्व। 2100 से लेके 1500 ईसा पूर्व। अन्य ताम्रपसानिक संस्कृतियां से भी भिन्न है, ठीक है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदु भांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृद भांड परंपरा विशिष्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायाथा, एरन एवं नबदा टोली प्रमुख स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में चार स्थल महत्वपूर्ण है: मालवा, कायाथा, एरन एवं नबदा टोली। नबदा टोली के बारे में देखेंगे। नबदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपसानिक पुरा स्थल है, नबदा टोली, ठीक है, जो खरगोन जिले में स्थित है। नबदा टोली कौन सा जिला में स्थित है? खरगोन जिले में स्थित है। अब इसका उत्खनन एच डी संकालिया ने कराया था, जो खरगोन जिला में स्थित है पुरातात्विक स्थल नबदा टोली। नबदा टोली का जो उत्खनन किसने करवाया था? एच डी संकालिया। एच डी संकालिया। एच डी संकालिया। यहाँ से मिट्टी, बांसे एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ पाक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है, ठीक है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा। मालवा में कायथा एवं एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल है। पश्चिमी महाराष्ट्र के भी कुछ प्रमुख जो पुरा स्थल है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवास और दैमाबाद, ठीक है। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, ईमान गांव, प्रकाश, जिसको हम नंदुरबार जिला, और नासिक जिला, ये सभी पूरा स्थल जोरबे संस्कृति के हैं। अब जोरबे संस्कृति क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल है, ठीक है। अहमदनगर जिले में जैसे जोरबे हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, ईमानगांव, प्रकाश, जो नंदुरबार जिला, तथा नासिक जिला है, ये सभी पुरा स्थल जोरबे संस्कृति के हैं, ठीक है। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरबे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद सबसे बड़ा है। जो जोरबे संस्कृति जितना भी है उसमें से सबसे बड़ा दैमाबाद है। नेवासा, नेवासा जोरबे संस्कृति का स्थल है, से पटसन का साक्ष्य का प्राप्त हुआ। अब देखिए, नेवासा जो है जोरबे संस्कृति का एक स्थल ही है जहां से पटसन मिला। पटसन याद रखना। टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। जो टोटीदार पात्रा है जोरबे संस्कृति की महत्वपूर्ण क्या है? पहचान है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरबे संस्कृति के जो नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, ईमानगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। याद रखना है, जो महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जिसको हम जोरबे संस्कृति भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जिसको हम जोरबे संस्कृति भी बोलते हैं, उसमें क्या हुआ है कि जो नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, ईमानगांव आदि जो पुरास्थलों में मृतकों के उत्तर के दक्षिण
दिशा में घरों को फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण जो अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। ठीक है, अब पश्चात अवस्था देखते हैं कि जो 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। अब 5 कमरों वाला एक मकान 1300 से 1000 ईस्वी में मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। 4 आयताकार, एक क्या है, वृत्ताकार। तो कहाँ से मिला है? ईमान गांव से। ठीक है, जिसमें 4 कमरे और एक थे। और इनाम गांव में 100 से अधिक घर एवं, एक मिनट, ईमान गांव में 100 से अधिक घर और उसके कब्र भी पाई गई हैं। यहाँ बस्ती किलाबंद है। बस्ती कैसे थे? किलाबंद थे और खाई से घिरी हुई थी। किलाबंद भी है मतलब घेरा हुआ भी है, खाई से भी घिरा हुआ है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि जो सरदार थे, जो यहाँ पे जो शिल्पीकार होते थे, पंसारी लोग होते थे, पश्चिमी छोर पे रहते थे। कौन सा छोर पे? पश्चिमी छोर पे। और जो जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहते थे। जो सरदार होते थे कहाँ रहते थे? केंद्र पर रहते थे। सरदार केंद्र पर रहते थे। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बस ठीक है, 120 ठीक है। अब देखते हैं, जो सरदार कहाँ रहते थे? केंद्र स्थल पर रहते थे, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। अब केंद्र देखिए, एक केंद्र पे रहेगा, एक पश्चिम में रहेगा, तो भाई इसमें तो भेद विभेद तो होगा ही। यहाँ से भी अन्नागार मिला है। अब देखिए, यहाँ से क्या मिला है? अन्नागार मिला है, याद रखना। कहाँ से अन्नागार मिला है? इनाम गांव से। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के क्या है, पांडु राजर ढीवी, और जो पूर्वा मोदिनीपुर जो है जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहां खुदाई हुई है, बिहार में सेनुबार, सोनपुर, तारडीह तथा उत्तर प्रदेश में खैराडी, नरहान। तो यहाँ पे क्या हुआ? खुदाई हुआ था तो मिला है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तियां, गोरीदार कटोरे बनाते थे। कौन सा कटोरे बनाते थे? गोरीदार कटोरे बनाते थे। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाला जो टोटी वाले जलपात्र थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और जो अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन तथा कृषि करते थे। क्या करते थे? मवेशी पालन तथा कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे का भी खेती करते थे। क्या करते थे? बाजरे का भी खेती करते थे। अब देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग के लोग थे शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे। वहां पे शिल्प कर्म बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा कर, उनको जब शिल्पकार जो थे पत्थर का काम भी बढ़िया करेंगे। वे कॉर्नेलियन स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। ठीक है, क्योंकि मालवा में चरखे तथा तकलियां मिली है, वहां पे चरखे भी मिले हैं, तकलियां भी, इसका मतलब बुनाई भी करते होंगे। अब महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चुन्ना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, ठीक है, आईएएस में, सीजीएल में, सब जगह क्वेश्चंस पूछा गया। ये
इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा कौन सा जिला में मिला है? इनाम गांव में, जो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। याद रखना, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृक्षभ मूर्तिकाएं यहाँ सूचित करती है कि वृक्षभ यानी सार धार्मिक पंथ का प्रतीक था। क्या था? धार्मिक पंथ। जो सार था धार्मिक पंथ का क्या था? प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली तथा नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चे के गले में तांबे के मटके का हार पहनाकर उसे दफनाया गया है। अब बताइए, हमारे जमाना में तो हार पहना के दफनाया नहीं जाता, लेकिन उस टाइम के जमाना में दफनाया जाता था। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन, बाकी जो बच्चे थे उनमें बर्तन जरूर मिलता था। अब देखिए, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। अब महाराष्ट्र में जो भी मृतक थे उनको किस दिशा में रखा जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। अब याद रखना इसमें दो चीज, महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण कैसे याद रखें? उत्तर से दक्षिण कैसे हम याद रखेंगे महाराष्ट्र में? और दक्षिण भारत में पूरब से पश्चिम, इसको याद रखना पड़ेगा। बार बार आप जब रिवीजन कीजिएगा तो खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ तरीका अपनाते हैं किसी तरह की याद रहे। अब दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम की दिशा में, ठीक है, दक्षिण भारत में याद रखना पूरा पश्चिम दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम, लेकिन महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण। महाराष्ट्र में हम उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, लेकिन दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम की दिशा में रखते थे। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान जो एक्सटेंडेड जो बैरियल था प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान जो फ्रैक्शनल बैरियल अब चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार था। 102 चांदी के पतले प्लेट भी थे। काइथा के जो घर में तांबे के 28 कंगन मिले थे। काइथा काइथा के एक घर में, ठीक है, काइथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन मिले हैं और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियां के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। जो गनसेवर स्थल है राजस्थान में खेतरी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। ठीक है, दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के कृषक की अपेक्षा चारावाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारावाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बीपीएससी यूपीएससी के लिए। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक भाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार संभाला था। सबसे पहले 1871 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में काम किया था। उसके बाद क्या आए थे? जॉन मार्शल। उस टाइम 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक चुना गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आ गए। अब क्वेश्चंस जब आ गया तो डीप में चर्चा करना ही पड़ेगा। अब जब क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ क्वेश्चंस तो अब बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन, बस 2 मिनट 1 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं।
हाँ, हेलो हेलो। हाँ, तो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ से अब क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे, ठीक है। रॉबस ब्रूस फूट, रॉबस ब्रूस फूट क्या थे? एक डैश। तो रॉबस ब्रूस फूट ये थे, वैज्ञानिक थे, ये तो करेक्ट आंसर है। और पुरातात्विकविद भी थे, मतलब ये भी आंसर है। इसका आंसर ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। यूपी लोअर सब सब इंस्पेक्टर में आया था, प्री में आया था। अब इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो इंसाइक्लोपीडिया यानी ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पसानकाली बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, ठीक है। अतः स्पष्ट यह है कि इसका आंसर तो ए और बी दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से कांस्य, लौह और युगीन तीनों में विभाजित किया था। तो इसका थॉमसन ने किया था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए थॉमसन। जो थॉमसन थे उसके बारे में देखेंगे। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनेसन थॉमसन ने किया था, ठीक है। यदि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, ठीक है। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदम आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बगौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़, बागोर और भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिलते हैं, पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं जहां से, वो कौन है? इसका सही आंसर आदमगढ़। आदमगढ़ से ही पशुपालन का प्रारंभ मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी का जो उपकरण प्राप्त हुआ था वो हुआ था दो जगह से हुआ था। महादहा से भी हुआ था और सराय नाहर से हुआ था। इसका आंसर सी और डी होगा। महदहा और सराय नहर राय से दोनों से मिला था। महदहा से भी, सराय नहर नहर राय से मिला था। इसका आंसर होगा दो, सी और डी। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। जो पहला झील झील क्षेत्र था, बुचर खाना था, संकुल क्षेत्र था एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचर खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित, सिंह हिरन का सिंह था, ठीक है, निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहरराई से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। कहाँ मिले? हड्डी के उपकरण मिले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के जो निर्मित जो आभूषण भारत के में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? सराय नहाराई से और महदा से, ठीक है। ऑप्शन ए और बी होगा। निम्नलिखित मध्य मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करना।
पश्चिम से पूरब की क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4213। सबसे पहले आता महदा, पश्चिम में, वेस्ट में महता उत्तर प्रदेश में पड़ता महदा। फिर महदा के बाद आता है लेखहिया, उसके बाद पैसरा आता है, उसके बाद बीरभानपुर आता है। याद रख लेना इसको, महदा, लेखनिया, लेखैया, बीरभानपुर और पैसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। पश्चिम से जो पूरब के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है, सबसे पहले महदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद लेखहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। लेखहिया भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन मिर्जापुर में पड़ता है। उसके बाद पैसरा बिहार में पड़ता है, पैसरा बिहार में पड़ता है। उसके बाद बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बीरभानपुर पश्चिम बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ पे मिलते हैं? तो एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल दमदमा से मिलते हैं, दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहराई से महदहा एवं दमदमा का उत्खनन हुआ। इसमें दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती हिस्सों से कुल मिलाकर 11 मानव समाधान मिले थे, ठीक है। इन समाधानों में से 5 युग्म समाधान थे। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले थे, शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, खदानों खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खदानों की जो कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जहाँ जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुए। तो खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी की ओर मिलता है। यही उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा यानी सीहोर मध्य प्रदेश, हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विक विज्ञानी अरुण सोनकिया ने द्वारा किया गया था 1982 में। अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया था। प्रथम जो मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये तो बताया गया है, उसी टाइम बताए थे, नर्मदा घाटी में, ठीक है। नर्मदा घाटी। भारत जो मानुष्य मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले क्या थे? जौ था। सबसे पहले हम लोग जौ यूज किए थे। प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। मानव द्वारा जो प्रथम जौ उपयोग में लाया गया था, सबसे पहले जौ हम लोग यूज किए थे। मध्य पाषाणिक के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जो पशुपालन का जो प्रमाण मिलते हैं, आदमगढ़ से मिलते हैं। पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के, मतलब हड्डी का तो महदा से और सराय नहराई से, लगता है क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़ लिए टोटल। अभी मानव वाला ही पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जिसमें जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, फिर बाजरा है, ठीक है। मक्का के बाद क्या है? मक्का है, बाजरा है, सोरघम है, राई है एवं जई है, जिसको जई अलग होता है। अनाजों के पौधों विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव से उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व से आसपास ही
गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था लघुरा देव से, लघुरा देव से मिला था, लघुरा देव से कृषि का प्रथम साक्ष्य, कृषि का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, लघुरा देव से मिला था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला शहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। लहुरा देव क्या है, प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप है जहाँ पे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में स्थित है, जहां 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से हुआ। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से, मेहरगढ़ से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। कृषि के जो अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़, याद रखना मेहरगढ़ से मिलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। क्या है, धान। इसका सही आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन घाटी नदी क्षेत्र में स्थित कोल्डी हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा। इसी तरह वर्तमान में धान का जो खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश में है। कबीर नगर जिले का ही एक भाग है लहुरा देव, इसीलिए कथन वन सही है। उत्तर प्रदेश की अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महागर एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए। कहाँ से, कोल्डिहवा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। जो प्राचीनतम जो अस्थाई जीवन के जो प्रमाण मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। अब देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से जो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक है। इसीलिए विकल्प डी सही है। ठीक है,
अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। जो मध्यपाषाण काल में पशुपालन का जो प्रमाण मिलते हैं वो बगौर से मिलते हैं। बगौर कहाँ, राजस्थान में पड़ता है। देखिए, मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़पुरा स्थल एवं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बगौर से मिलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जो चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज मतलब कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। आहारवासी तांबा आहार देखिए, आहारवासी जो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से मतलब चावल देखे ही नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर समानता सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। इसका सही आंसर 1, 3 और 4 सही है। 1 सही, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। और ये गलत है, चावल से परिचित नहीं थे, मतलब वहां पे चावल थे, परिचित थे। ये धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ठीक है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर समानता सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आहार एक मिनट जो आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पैसानिक स्थल है। आहार जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पैसानिक सांस्कृतिक स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। ठीक है। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती है। तांबा वाला को स्थान को ताम्रवती बोलते हैं भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुत यातायात में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का जो काम है आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग का मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर समानता सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति की घेरी गई है। इसीलिए इसका विकल्प सही वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृति का अवशेष मिलते हैं। तो जो बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान है, इसका आंसर मेहरगढ़ है। ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं नवदा टोली के बारे में भी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। जो नवदा टोली है, नवदा टोली का जो उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का जो उत्खनन HD सांकलिया ने किया था, सांकलिया ने किया था। जो नवदा टोली मध्य प्रदेश में उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र प्रसानिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है। अब देखते हैं जो नवदा टोली है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नवदा टोली अवस्थित है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब देखिए, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो बृहत स्मान जो स्मारकों है उसकी पहचान करना है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में है। ठीक है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में प्रचलित है बृहत पाषाण स्मारक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण तथा मोगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि,
पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलेमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मोहिर। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपसानिक स्थल से संबंधित है? जो राख का टीला है किस नवपसानिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही है संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपसान कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? राख के टीले। अब देखते हैं कि जो भीमबेटका है किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के चलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के चलचित्र के लिए प्रचलित है। अब यहाँ देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित है भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न जो रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें से जो हाथी है, सांबर है, हिरन है आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शिलाचरय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र किए गए हैं। कितने में चित्र किए गए हैं? 500 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? शिलाश्रय से जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो आंसर होगा क्या? शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। अभी तो पढ़े भीमबेटका के बारे में। ठीक है, भीमबेटका का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उससे शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही आंसर बी एस बाकनकर। बी एस बाकनकर। ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी एस बाकनकर ने की थी। यूनेस्को को भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो भीमबेटका जो किसने खोजा था? भीमबेटका को डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर ने खोजा था। विष्णुधर बाकनकर। जो भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। इसका निकटतम उत्तर सी होगा, विष्णुधर। विष्णुधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो गैरिक मृदभांड पात्र जो ओसीपी का नामांकन हुआ था, जो ओसीपी का नामांकन हस्तिनापुर में हुआ था, गंगा यमुना दोयाब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह, अभी बताए थे, उस टाइम ही बताए थे, इसको याद करने का तरीका क्या है? ठीक है। जो जो वहां पे महाराष्ट्र के लोगों ने मृतकों को अपने घर के नीचे कहाँ रखते थे? अपने घर के नीचे फर्श पर रखते थे। ठीक है। अपने घर के नीचे फर्श पर ही रखते थे। तो किस ओर रखते थे? अभी पढ़े थे ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर से दक्षिण तक। महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति जिसको बोलते हैं, के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरस्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं।
कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, बुर्ज होम याद रखना, जो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर के निकट स्थित है। बुर्ज होम से नवपसानिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। गर्तावास गड्ढों वाले घर यहाँ भी प्रमुख विशेषता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलते हैं, जो ऑप्शन बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से, बुर्ज होम से। कहाँ से प्राप्त हुए, बुर्ज होम से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम, बुर्ज होम में क्या मिला है, तो अभी हम पढ़े थे ना, देव मंदिर तो नहीं मिला है। एक मिनट एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ से देखिए, बुर्ज होम, बुर्ज होम में शैलकृत देवी मंदिर नहीं, बुर्ज होम में कुत्ता के जो साथ, कुत्ता के साथ आदमी मिला था, ठीक है। मृत आदमी मतलब वही कुत्ता के साथ मिला था, ये गलत है। चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा किला मिला, ये सही है। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा किला मिला, ये सही है। गणेश्वर, गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियां मिली, गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियां मिली है, ठीक है। ये भी सही, गणेश्वर में क्या मिला, ताम्र गतिविधियां। अब नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ज होम नामक नवपसानिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। बुर्ज होम है जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है। जो चंद्रकेतुगढ़ है पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला से कई उदाहरण प्राप्त हुए। टेराकोटा कला, जो चंद्रकेतुगढ़ है, टेराकोटा कला के प्रसिद्ध मतलब कि मिला है वहां से उदाहरण, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र प्रसानिक प्रस्थल है। इस प्रस्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने थी। इस प्रस्थल से दोहरी पेंचदार सिर वाली ताम्र वनग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार विकल्प डी सही है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया से मिले, लेखिया। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य फसानिक लघु पसान उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं। अधिकांश शत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल मिले हैं, अस्थियां मिले हैं, टोटल 27। अभिकथन दिया हुआ, विंध्य क्षेत्र से पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। और आर है कि जलवायु का परिवर्तन के कारण इस कला में शुष्कता का चरम था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस कला में शुष्कता पे करण था। सॉरी, आगे कैसे चल गया, हाँ। तो विंध्य क्षेत्र वाला जो है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था, ये सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी सही है, दोनों सही है। मतलब आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, जो आर है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जी आर शर्मा ने सराय नहरराय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यावन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय था? संस्कृति का था। किसका है? संस्कृति का। जो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हीं ने भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय जो मानव जो संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है। ठीक है। ऑप्शन ए भोपाल। अब क्वेश्चन खत्म हो गया और ये जो टॉपिक है कल पढ़ेंगे। कल का जो टॉपिक है हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, डेली क्लास चलेगा। ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगा, डिस्कशन भी रहेगा, ग्रुप डिस्कशन जिसमें जीके जीएस का ट्रिक रहेगा। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ मिलेगा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो डिस्कशन करने के लिए एक नंबर है, वीडियो कॉल पे डिस्कशन होता है। ठीक है। कॉलिंग पे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है उस पे। ठीक है। अगला जो कल क्लास आने वाला है, फिर न्यू टॉपिक इसका पार्ट 2 रहेगा। अब डेली अलग अलग बुक अब पढ़ाने जा रहे हैं घरना चक्र की, और जो बुक जो डीप में नॉलेज चाहिए तो फिर उसके लिए हम अपना जो पर्सनल नोट्स है वो लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। देखने के लिए लाइक सब करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। ओके, बाय बाय।